Morning students, let's start part 2 of chapter number 3, Journey to the End of the Earth, which is written by टिशानी दोषी। टिशानी दोषी ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया है। ये कोई स्टोरी नहीं है बट एक ओरिजिनल उनका लाइफ एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक्सपीरियंस में हमें समझाया है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी जो प्रॉब्लम इन बिटवीन फ्यूचर में हम सेफ सर्वाइव करने वाले मतलब कि फेस करने वाले हैं हम फेस करने वाले हैं जो भी हम चीजें वो उसके लिए हमें अभी से अवेयर होना बहुत जरूरी है और वो चीज हम घर में बैठे बैठे या फिर बुक पढ़ते हुए नहीं कर सकते। उसको हमें समझने के लिए जानने के लिए एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे जाना पड़ेगा और सही में हम जान सकते हैं कि हमारी अर्थ की एज क्या थी, पहले क्या थी, अभी क्या है और हम कितना अभी सरवाइव कर सकते हैं अर्थ के ऊपर। अगर हम फ्यूचर चाहे तो सुधार भी सकते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट है वो क्या होगी हमारे ऊपर, हमारी जो अर्थ के ऊपर है वो सब क्या होगी, वो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ये चैप्टर में समझाया है। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि वो लोग कॉन्टिनेंट पे पहुंच जाते हैं और वहां की थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट करते हैं। अब जो है वो मेन जो चैप्टर का जो मोटिव है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि वो क्या समझाना चाहती है हमें। ह्यूमन इम्पैक्ट। Human civilization have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. पैल्ट्री मतलब टू स्मॉल। अब कहते हैं कि बहुत हमने अर्थ से बहुत सारी चीजें ली हैं बट अर्थ को भी हमने वापस दिया तो क्या दिया। बहुत छोटे टाइम में हमने अर्थ के ऊपर इतना सारा डेवलपमेंट कर लिया। पहले विलेजेस थे, अब सिटीज, मेगा सिटीज और मतलब आप समझ नहीं सकते 12,000 ईयर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम समझ नहीं सकते कि हम अर्थ को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर अभी भी हम नहीं समझे तो फ्यूचर में हमें बहुत नुकसान होने वाला है। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. और एक तरफ देखो हमारा पॉपुलेशन है बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी तरफ ये जो धुआं है, जो फैक्ट्री का जो गंदा पानी, धुआं जो भी है, ये कितना सारा हमारे जो नेचर है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको इफेक्ट कर रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी कर रहा है और इसकी वजह से हमारे जो ओजोन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो लेवल है वो उसको नाइट्रोजन वो जो सारा लेवल है उसको वो घटा रहा है, कम हो रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और बाकी जो हमें जरूरी जो भी हमारे गैसेस है उसका लेवल जो है वो कम हो रहा है। अनमिटिगेटेड मतलब एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड ऐसा। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अवर टाइम। हमारे टाइम पे ये जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। मतलब हुआ था कि एनवायरमेंट चेंज जिस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर हम डिबेट भी कर सकते हैं चाहे तो, और ये डिबेट कंटिन्यू चल भी सकती है विदाउट स्टॉप, जितना लंबा खींचना चाहो ये डिबेट को। क्योंकि सही में अगर डायनासोर के टाइम से देख ले और अभी तक की हमारी अर्थ की हालत देखें तो सही में हमने अर्थ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. तो क्या ये सारी अंटार्कटिका आइस शीट ओशन जो है वो डिस्ट्रप्टेड हो जाएगा? मतलब ये उन्होंने 3-4 सवाल हमें पूछे। क्या आइस शीट है वो जो मतलब बर्फ है वो पिघलने लगेगी? क्या जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है वहां वो जो पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है क्या वो नहीं रहेगा? क्या अर्थ का एंड हो जाएगा? हो भी सकता है और नहीं भी। अगर हम अभी से संभल जाएं तो मे बी हम अर्थ को बचा ले। जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है उसको हम कंटिन्यू करें, बढ़ाए नहीं, ज्यादा गर्म नहीं करें क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ रही है उसकी वजह से बर्फ ज्यादा पिघल रही है और समंदर का पानी का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इधर वे
Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice. अब एंटार्क्टिका जो है वो हमारे जो डिबेट था उसके अंदर एक क्रूशियल एलिमेंट का काम कर रहा था, नहीं इसकी वजह से कि वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, रह नहीं सकते वहां पे, लाइफ नहीं है, बट इसकी वजह से कि उसकी जो बर्फ जमी हुई है उसने बहुत सारी चीजों को वहां पे संभाल के जमा के रखा हुआ है, क्योंकि वो जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी तो पानी बढ़ेगा, और पानी बढ़ेगा तो सारे लेवल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा वो वहां पे उसने जमा के रखी है वो भी एटमॉस्फेयर में घुल जाएगी। इसीलिए एंटार्क्टिका कभी पिघलना नहीं चाहिए। अगर वो पिघला तो सही में अर्थ के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is a place to go. अगर हमें अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानना है तो हमें एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के ऊपर जाना चाहिए। वहां पे हमें सब कुछ आसानी से, कहते हैं ना कि हम जज कर लेंगे कि हाँ इसके ऊपर से हम जज कर सकते हैं कि अर्थ की लाइफ में क्या रहा होगा, उसकी जर्नी में क्या रहा होगा। प्रिस्टाइन मतलब एक्सट्रीमली फ्रेश एंड क्लीन। Okay, students on ICE, the program I was working with on the Sokasli aims to do exactly this by taking high school students of the ends of the world and providing them with inspiring education opportunity which will help them foster a new understanding and respect for our planet. तो जो स्टूडेंट ऑन आइस है ये एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में टीशानी दोषी ज्वाइन हुई थी। फोस्टर मतलब एनकरेज के लिए, हेल्प करना। तो वो प्रोग्राम के अंदर जिसको जियोफ ग्रीन जो है वो लीड कर रहे थे, उसके अंदर वो ज्वाइन हुई थी। और वो हाई स्कूल के जो बच्चे थे उनको जो जियोफ ग्रीन थे वो ऐसी जगह पे ले जाते थे जहां से वो ऐसा बच्चे समझ सके कि बुक से या घर में बैठे बैठे हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को हम नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें ऐसी कोई जगह पे जाना चाहिए जैसे कि एंटार्क्टिका। तो वहां पे बच्चों को ले जाते थे और फेस टू फेस उनको सब सारी चीजें एग्जामिन करवाते थे कि देखो ये हालत है हमारे अर्थ की। क्योंकि हाई स्कूल के बच्चों को ले जाने का एक रीजन ये होता है कि वो एक फ्यूचर है, वो कहते हैं ना फ्यूचर पॉलिसी है ये अर्थ के लिए, वो चाहे तो अर्थ के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे, है ना। इसीलिए जॉफ ग्रीन जो होते थे, जो लीड कर रहे थे ये स्टूडेंट्स ऑन आइस का जो प्रोग्राम है उसमें वो हाई स्कूल के बच्चों को ले जाते थे। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विथ ऑन द Sokasli एम टू डू exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet, ताकि वो अपने planet के respect कर सके और ये सब देख के वो encourage हो सके। It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green। मैंने बोला ना वो जो थे कनाडा के रहने वाले थे Geoff Green, उन्होंने वो हेड थे ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस के। Who got tired of carting celebrities and retired, rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With students on ice, he offered the future generation of policymaker a life-changing experience at an age when they're ready to absorb, learn and most importantly act. और मैंने बोला कि ये एज के बच्चों को ले जाने का रीजन यही था कि वो बच्चे जो हैं वो उनकी है वो समझना, उसका इम्पोर्टेंस समझना, उसको एक्सेप्ट करना, माइंड में बिठाना और फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोचना, एक अच्छा कल सोचना। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it.
It's easy to do. Blast about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. तो ये प्रोग्राम का जो सही में मोटिव था, जो सक्सेसफुल, और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि अगर मुझे इतना इफेक्ट हुआ तो हमारे साथ जो हमारी जो पूरी टीम थी 50-55 बच्चों, जितने भी हम स्टूडेंट्स थे उनकी, तो अगर सब मानो कि 50% के ऊपर भी ये इफेक्ट हुआ हो तो वो अर्थ के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से सोचेंगे। और यहाँ पे हम देख भी सकते थे कि उन्होंने देखा कि ये बर्फ पिघल रही है, समझे वो सारी चीज को, और ये जो बुक में पढ़ते थे हम, जो सुनते थे, वो आज हमने फेस टू फेस जाके देखा कि नहीं, इट्स अ ट्रू। और ये बहुत जल्दी हमें लग रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है, नहीं, ये बहुत स्पीड से हो रहा है। बर्फ पिघलना और ये सब कुछ, जो ग्लेशियर्स जो है वो बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। दैट मीन्स जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हमारे लिए। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अब repercussions मतलब unpleasant effect, जो अभी नहीं दिख रही है बट दिखेगी जब एकदम से बहुत सारी कहते हैं ना, बहुत सारी असर लेके आएगी। तो एक एंटार्क्टिका ही ऐसा है जिसका बहुत सिंपल इकोसिस्टम है, बट उसको हम अगर वहां पे स्टडी करें तो हम लिटिल चेंजेस एनवायरनमेंट में जो भी हो रहे हैं वहां से हम सीख सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशंस फूड चेन। अब ये जो नाम है साइटोप्लैंक्टन, वो एक ग्रास मतलब जमीन में होने वाला एक, वो कहते हैं लील बोलते हैं एक तरीके का, तो ये एक तरीके की एक ग्रास है जो समंदर में होती है, ओशंस में, और जिसके ऊपर वहां की मरीन लाइफ डिपेंडेंट है। और ये खाने से उनको ज्यादातर, वो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन का लेवल, ओजोन का लेवल बढ़ाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि अभी इसको इफेक्ट हो रही है, यहाँ पे इसको अभी प्रॉब्लम हो रही है। This single cell plant use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds in that wonders and most important of process called photosynthesis। अब ये जो ग्रास है, जो प्लांट है, सिंगल सेल प्लांट, वो क्या है कि वो सन की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है। और जो वहां मछलियां पानी में क्यों तैरती है, क्योंकि ऐसी कोई प्लांट ग्रासेस की वजह से पानी में भी ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है, और ये जो है सन की एनर्जी लेती है और उसमें से जो भी पूरी प्रोसेस होती है वो पानी के अंदर करती है, ताकि मरीन लाइफ जो है वो अच्छे से जिंदा रह सके। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of साइटोप्लैंक्टन। अब बोल रहे हैं कि ओजोन का लेवल जो हवा में कम हो रहा है, उसकी इफेक्ट जो है वो ये प्लांट पे, जो ग्रास है, जो साइटोप्लैंक्टन है, उसके ऊपर भी हो रहा है, और जिसकी वजह से मरीन लाइफ और एनिमल्स एंड बर्ड्स, इनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है। वो वार्न कर रहे हैं साइंटिस्ट हमें अभी से, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. In the parable of the cytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. अब एक और वो जर्नी में उनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे बता रही हैं। वॉक ऑन द ओशन, ऐसा नहीं कि वो समंदर पे चली, बट किस तरीके का वो एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे देखते हैं। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, बट एपिफेनीज मतलब जादू ही, एकदम जादू भरा था, एकदम चमत्कारिक ऐसा। But the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. The Sokaskliki had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. अब पेनिनसुला मतलब
जो कहते हैं लैंड का एक एरिया रहता है और वो वाटर के बीच में। तो अब हुआ क्या कि उनके जो शिप के जो कैप्टन थे उन्होंने बोला कि उनका जो शिप था वो आगे जा नहीं रहा था, मे बी कोई आइस बर्ग की वजह से, आइस शीट की वजह से। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से आगे आपको चल के जाना पड़ेगा। तो वहां से वो उतर जाते हैं नीचे और फिर वो चल के जाते हैं। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. So there we were all 52 of us. हम कुछ 52 जैसे स्टूडेंट्स थे और फिर हमने वो कैप्टन ने बोला तो ठीक है, हमने भी बोला कि चलो भाई हम भी उतरते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं। और गैंगप्लैंक मतलब वो वुड, मूवेबल लॉन्ग फ्लैट थिन पीस ऑफ वुड नहीं होता, वो कहते हैं ना कि उसके ऊपर लकड़ी, एक्चुअली वो ओशन पे चलना हो तो वो डॉग्स को बांधते हैं और उसके ऊपर वो एक छोटी सी काट जैसा मतलब बनाते हैं और उसके ऊपर फिर चलना होता है। तो यहाँ पे उन्होंने वो डिसाइड किया कि चलो भाई ऐसा करते हैं और इसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। Kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. Underneath our feet was a meter-thick ice pack, and underneath that 180 meters of living, breathing salt water in the periphery. Creature seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. पेरीफेरी मतलब एक आउटर एज, पर्टिकुलर एरिया होता है। तो फिर हमने उसके ऊपर चलना स्टार्ट किया। हमारे ठंड भी ऑब्वियसली वहां पे होती है एंटार्क्टिका, ठंड भी हमारे पैर तक जम गए थे और वहां पे ना वो बड़े बड़े वाले शूज पहन के बर्फ में चलना पड़ता है। तो वो एक एक्सपीरियंस भी हमारे साथ अच्छा रहा, एक याद बनी है मेरी। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे के ऊपर जो हम गए वो एक याद है मेरी। It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. अब लास्ट में वो कहती हैं 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Well, maybe around to see it, or would we have gone the way of dinosaurs, mammoths मतलब very big, बड़े बड़े डायनासोर जितने बड़े बड़े animals, and woolly rhinos, who's to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. अब इतना सारा मैंने जर्नी किया सरवाइव करने के बाद, डायनासोर, मैमोथ सब के ऊपर बातचीत करने के बाद मुझे लास्ट में सिर्फ एक चीज पता चली कि मुझे वर्ल्ड को बचाना है, मुझे अर्थ को बचाना है और इसी के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर एक इंसान शुरुआत करे तो बाकी ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे कि जॉफ ग्रीन ने शुरुआत करी और हाई स्कूल के बच्चों को कहते हैं ना कि इंस्पायर किया, तो उनकी वो शुरुआत थी। तो हमें भी कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। थैंक यू।